हेलो एवरीवन, वेलकम यू अगेन ऑन योर फेवरेट चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स। और मेरा नाम है जेपी चौहान। और दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले क्या है, मीटर ब्रिज। थंबनेल से क्लियर हो गया होगा आपको, मीटर ब्रिज जिसको आप स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। ये आपका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर आपके दो एक्सपेरिमेंट आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, एंड तक जरूर देखना। तो यहाँ पर अपन क्या क्या करेंगे, शुरू में इंट्रोडक्शन दूंगा मैं आपको, फिर उसके बाद में पूरा इंट्रोडक्शन हो गया, बहुत सारी कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आपको मैं रेलेवेंट न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। दिस इज ऑल द सेशन, दिस इज द सेशन ऑल अबाउट, राइट। चलो जल्दी से हेडिंग डालें आप, मीटर ब्रिज। जल्दी से हेडिंग डाल दें आप, मीटर ब्रिज। इस मीटर ब्रिज को आप स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं आप, है ना। मीटर ब्रिज को क्या बोलते हैं आप, स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं, है ना। मीटर ब्रिज को आप स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। सबसे पहली बात, होता क्या है, ये होता क्या है, मीटर ब्रिज क्या है। पहली बात तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज आपने पढ़ा था, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ये क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। जिस तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में मैंने बताया था, उसका काम क्या था कि किसी भी मतलब 4 रेजिस्टेंस होते हैं, 4 या 5 रेजिस्टेंस होते हैं, उसमें से अगर एक अननोन रेजिस्टेंस है तो उसकी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होती है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज काम में लिया जाता है। तो मीटर ब्रिज का भी क्या एप्लीकेशन हो जाएगा, इसका काम भी क्या हो जाएगा, टू फाइंड आउट एनी अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज व्हाट अ प्रैक्टिकल, इट इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ये क्या है, इट इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, किसकी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। चलो सुबह सुबह हाथ ही नहीं चल रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, पहली चीज ये क्लियर है। दूसरी चीज क्या होगी कि यूज्ड टू फाइंड, ये किसका, इसका काम क्या है, यूज्ड टू फाइंड एनी अननोन रेजिस्टेंस। कोई भी वायर, कोई भी एक कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस अगर मुझे मालूम नहीं है तो आप मालूम कर सकते हो, तो आप मालूम कर सकते हो। समझ में आ गया, ये हो गया। इसको मीटर ब्रिज ही क्यों बोलते हैं, अभी आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर अपन इसका कंस्ट्रक्शन देखें। अपन इसका वर्किंग प्रिंसिपल, अगर आपको प्रैक्टिकल में एग्जाम के अंदर क्या पूछा जाता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज, सिंपल है ना। कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। कंस्ट्रक्शन देखो, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं अपन। इसके अंदर क्या होता है, एक 1 मीटर लॉन्ग वायर होता है। क्या, 1 मीटर लंबा वायर, क्या होता है, 1 मीटर लंबा वायर होता है। वायर क्या बोल दिया मैंने, ये वायर ए बी, 1 मीटर लंबा वायर होता है। इस वायर की लेंथ को मेजर करने के लिए बिल्कुल 1 मीटर का अपन मीटर स्केल काम में लेते हैं। यहाँ पर 1 मीटर लेंथ का मीटर स्केल अपन यहाँ पर काम में लेते हैं, मतलब 1 मीटर बोलो 100 सेंटीमीटर। इसलिए इसका नाम क्या है, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो वायर होता है उसकी लेंथ कितनी होती है, 1 मीटर होती है ना। ये 0 सेंटीमीटर से लेकर ये मेरे पास क्या हो गया, 100 सेंटीमीटर। अब वायर की कैरेक्टर के बारे में पता करें अपन। वायर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, आप सुनो इधर। इस वायर के यहां पर आप क्या कनेक्ट करोगे, अगर मैं वायर के यहां पर समझना, मुझे वायर का हमेशा क्या करना, वायर के अंदर फ्लो होने वाली करंट को कांस्टेंट बनाए रखना है। समझो, ये मेरे पास क्या हो गया, एक बैटरी लगा दी मैंने, सेल बैटरी जो भी, और साथ में क्या लगा दी मैंने, एक की, और ये मैंने यहां पर कनेक्ट कर दिया, ये ठीक है, एक्सटर्नल सर्किट से। अब मैं चाहता हूं कि भाई ये जो भी मेरे पास ये वायर है, 1 मीटर लंबा वायर है, इसके अंदर फ्लो होने वाली करंट को मैं कांस्टेंट करना चाहता हूं। इसके अंदर फ्लो होने वाली करंट को मैं थोड़ा सा फ्लो होने वाली करंट को मैं क्या करना चाहता हूं, कांस्टेंट करना चाहता हूं। तो कांस्टेंट करने का तरीका क्या होगा, समझो। इस वायर का रेजिस्टेंस मेरे पास क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, पहली चीज, तभी हो पाएगा। प्लस यहां पर जो भी अपन सेल लगाते हैं, आप लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपको ध्यान होगा, यहां पर अपन ड्राई सेल यूज करते हैं, रिचार्जेबल सेल यूज नहीं करते हैं अपन। तो जो भी सेल यहां पर काम में लेते हो, तो वो टाइम के साथ में क्या धीरे धीरे, मतलब कुल मिला के इससे निकलने वाली करंट का मैग्नीट्यूड जितना कम होगा उतना स्लो डिस्चार्ज होगा सेल। अब इससे निकलने वाली करंट कब का मैग्नीट्यूड कम कब होगा, जब इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा होगी। इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा कब होगी, जब इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, इसकी रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, हाई। अपन क्या मान के चलते हैं, इसकी रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, हाई। अब हाई रेजिस्टिविटी जनरली कहां मिलती है, एलॉयज के अंदर होती है। एलॉय अपन ने पढ़ा था, एलॉयज की रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। अब एलॉयज की और प्रॉपर्टीज अपने को क्या क्या पता है, क्या क्या पढ़ी थी अपन ने, कि अब एक मैंने क्या बोला, इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए,
कांस्टेंट होना चाहिए, प्लस मैंने क्या बोला, इससे करंट कम से कम बाहर निकल गया, इसलिए रेजिस्टेंस अपन ने ज्यादा ले लिया। और रेजिस्टेंस अगर मुझे कांस्टेंट करना है तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अपने को क्या पता, R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, अपने को ये भी पता है। तो एक और प्रॉपर्टी क्या आ गई यहां पर मेरे पास, क्रॉस सेक्शन एरिया भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो एक और चीज क्या लिख सकते हैं अपन, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। एक और क्या लिख सकते हैं अपन यहां पर, एक और प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हो आप, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट होगा तो आर क्या बनाने का, कांस्टेंट। इसके बाद में एक और प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, मैंने बोला एलओए यूज करते हो, एलओए की रेजिस्टिविटी हाई होती है। एलओए की एक प्रॉपर्टी और अपन ने पढ़ी है क्या, कि एलओए का जो अल्फा होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, वो क्या होता है, वेरी लो। बहुत लो होने से फायदा क्या होगा, अगर अल्फा की वैल्यू बहुत कम है तो टेम्परेचर के साथ में रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगी वो ज्यादा वेरी नहीं करेगी, नेग्लिजिबल वेरिएशन जो होगा वो बहुत नेग्लिजिबल होगा। यही तो चाहते हैं, अब रेजिस्टेंस को कांस्टेंट करना चाहते हैं तो टेम्परेचर के साथ में भी रेजिस्टेंस वेरी नहीं करना चाहिए। और ये कहां मिलेगा मुझे, एलओएस के अंदर ही मिलेगा। तो अल्फा क्या होना चाहिए, तो लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, जिसको आप क्या बोलते हो, रेजिस्टिविटी, जिसको आप क्या बोलते हो, लो अल्फा। अल्फा क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, अपन ये भी देख चुके हैं। और ये सारी चीजें कहां मिलती है अपने को, एलओएस के अंदर। तो यहां पर एलओए कौन सा काम में लेते हैं, मैंगनीन, ये इसका मटेरियल जो होता है वो किसका होता है, मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन। मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन, ये जो होता है एक तरह का एलॉय होता है जिसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज मुझे मिल जाएगी। तो ये हो गई मेरे पास वायर की प्रॉपर्टी, समझ में आ गया। इसके बाद मैंने क्या बताया कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर टोटल 4 रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही कुछ अरेंजमेंट बनाना है। तो यहां पर ये एक वायर हो गया, फिर यहां से मेरे पास क्या होती है, कॉपर स्ट्रिप यहां पर यूज करते हैं अपन, एक कॉपर स्ट्रिप होती है एक यहां पर, फिर 2 गैप क्रिएट करते हो आप यहां पर, ये भी कॉपर की स्ट्रिप ही है ना। और एक और कॉपर स्ट्रिप वापस एल शेप की यहां पर भी मिल जाएगी आपको, ये सेम वापस एल शेप की कॉपर स्ट्रिप यहां पर भी मिल गई। जनरली मेटेलिक स्ट्रिप बोलते हैं अपन, पर आप क्या करते हो, कॉपर की जनरली अपन काम में लेते हैं। तो ये 2 गैप आ गए, इन 2 गैप के अंदर एक रेजिस्टेंस को बोल दिया मैंने आर, इस आर को बोलते हैं अपन स्टैंडर्ड आर्म, इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड आर्म, जो जनरली एक नॉन रेजिस्टेंस होता है। ये क्या होता है, एक नॉन रेजिस्टेंस होता है, इसकी वैल्यू अपने को पता होती है। लैब के अंदर आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा तो आपको ध्यान होगा, एक रेजिस्टेंस बॉक्स अपन यूज करते हैं, है ना। एक ऐसा बॉक्स होता है, उसके अंदर बहुत सारी कीज होती है, कीज बाहर निकालते हो आप 1 बाय 1। तो ये नॉन रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू अपने को पता होती है। और जो अननोन रेजिस्टेंस होता है जिसको आपको फाइंड आउट करना होता है, वो इस गैप के अंदर लगाते हो। इसको बोल दिया अपन ने एस को अपन बोलते हैं अननोन आर्म, अननोन आर्म जिसकी वैल्यू, ये एक तरह का क्या, अननोन आर्म मतलब अननोन रेजिस्टेंस होता है। ये क्या होता है, अननोन रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। फिर इन दोनों को मिलाने वाला जो पॉइंट है यहां पर, यहां से अपन एक कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड जो होता है वो किससे कनेक्ट होता है, जोकी से कनेक्ट होता है, जे। ये जे क्या है, जोकी, जोकी। ये जोकी क्या होता है, मतलब जोकी अगर अपन बोले तो जोकी एक तरह का क्या, मेटेलिक कॉन्टेक्ट है, एक मेटेलिक रॉड है। ये इस तरह की मेटेलिक रॉड समझ लो आप, ये बहुत बड़ी होती है, बाकी लैब में आपने देखा होगा बहुत छोटी होती है। एक मेटेलिक रॉड है, आप क्या चाहते हो, आप यहां पर इस पॉइंट पर एक परमानेंट कॉन्टेक्ट नहीं चाहते हो, एक फ्लेक्सिबल कॉन्टेक्ट चाहते हो। तो आपने क्या करा, यहां से वायर निकाला, गैल्वेनोमीटर पे कनेक्ट किया, गैल्वेनोमीटर से निकलने वाला वायर यहां लगाया मैंने, ये पूरा मेटल हो गया, और ये वाला एंड जो है वो फ्लेक्सिबल है, फ्री है, मतलब यहां पर टच करोगे तो कॉन्टेक्ट बन जाएगा, इसको हटाओगे तो कॉन्टेक्ट ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो की जे होती है लैब के अंदर आपने देखी होगी, है ना। और एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा, प्यारा, बहुत खूबसूरत एक्सपेरिमेंट है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो जो की जो होता है वो क्या होती है, मेटेलिक रॉड होती है। ये क्या होती है, एक तरह की मेटेलिक रॉड होती है, टू मेक एंड ब्रेक कॉन्टेक्ट, टू मेक ऑब्लिक ब्रेक, कॉन्टेक्ट को मेक और ब्रेक करने के काम आती है ये जोकी। समझ में आ गया। तो ये मेरे पास सर्किट डायग्राम हुआ। अब यहां पर अगर आप देखोगे, सुनो, अब मुझे व्हीटस्टोन ब्रिज के ही इक्विवेलेंट डायग्राम यहां पर बनाना है, तभी तो मैं इसको बोलूंगा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो यहां पर एक्चुअल में होता क्या है, अब सुनना, अभी व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे हुआ, तो देखो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाता हूं मैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर एक 4 रेजिस्टेंस थे, अगर आपको ध्यान हो, 1 2 3 4,
एक रेजिस्टेंस मेरा यहाँ पर होता था, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर होता था, एक रेजिस्टेंस यहाँ होता था, एक रेजिस्टेंस यहाँ होता था, और एक गैल्वेनोमीटर होता था बीच में, और यहाँ से अपने पास एक बैटरी कनेक्ट होती थी, साथ में की कनेक्ट करनी है तो कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, देखो ये ए पॉइंट है, ये वाला वायर हो गया, इसको मैंने ए पॉइंट बोल दिया, ठीक है। ये रेजिस्टेंस कौन सा हो गया, और गैल्वेनोमीटर जहाँ पर कनेक्टेड है, ये गैल्वेनोमीटर जहाँ पर कनेक्टेड है इसको मैं बोल देता हूँ बी पॉइंट, ये मेरा बी पॉइंट हो गया, तो ये बी पॉइंट हो गया, तो ए और बी के बीच में। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं अपन, थिक कॉपर स्ट्रिप। ये क्या है, थिक कॉपर स्ट्रिप। ये थिक कॉपर स्ट्रिप क्या है, इसको थिक क्यों लिया जाता है, इस डायग्राम के बाद मैं समझाता हूँ, सुनना इधर। देखो ए और बी के बीच में मुझे क्या चाहिए, ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा, इसके बीच में डायरेक्ट एक रेजिस्टेंस क्या चाहिए मुझे, ये आर चाहिए। अब यहां पर अगर आप देखोगे आर डायरेक्टली ए और बी के बीच में डायरेक्टली आर कनेक्टेड नहीं है, एक कॉपर स्ट्रिप भी आ रही है। अब ये कॉपर स्ट्रिप कनेक्ट करने का मतलब क्या, जैसे कॉपर स्ट्रिप कनेक्ट करोगे तो इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आएगा, यहां पर कुछ भी आप कनेक्ट करोगे इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस पिक्चर में आएगा। तो यहां पर अपन थिक कॉपर स्ट्रिप इसलिए काम में लेते हैं ताकि इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस कम से कम हो, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस ए से लेके बी तक कितना आ जाए, आर के बराबर ही है ना। तो ये जो थिकनेस इसकी इसलिए ज्यादा लेते हैं, तो क्वेश्चन आता है आपके अंदर, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि थिकनेस ज्यादा क्यों ली जाती है, सो दैट इट्स रेजिस्टेंस डज नॉट काउंट इन द वैल्यू ऑफ आर। समझ आ रहा है, तो ये आर हो गया। द सेम वे इधर भी, बी से लेके इसको मैं, सॉरी ये बी पॉइंट, ये मैंने बी पॉइंट लिया ना, इसको सी पॉइंट ले लो, फिर एक काम करो, इसको सी पॉइंट ले लो, इसको सी पॉइंट ले लो, ये बी पॉइंट अपना ये रहा, ठीक है, ये सी पॉइंट ले लेते हैं अपन। अब देखो यहां से यहां तक रेजिस्टेंस जो है वो कितना हो गया, एस, यहां से यहां तक रेजिस्टेंस कितना हो गया, एस। अब ए से लेके जे पॉइंट, गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड है वो कहां, जे पे कनेक्टेड है, तो ये मेरा क्या हो गया, जे पॉइंट हो गया। ए से लेके जे तक, ए से लेके जे तक जो वायर है, इस वायर की कुछ ना कुछ लेंथ होगी, इस लेंथ को मैं बोल देता हूं एल, इस लेंथ को क्या बोल देता हूं मैं, एल। तो बची हुई लेंथ कितनी हो जाएगी, मेरे पास 100 सेंटीमीटर का स्केल है, तो कितना हो जाएगा, ये 100 माइनस एल इसकी लेंथ हो जाएगी। तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा मेरे पास किसका, एल लेंथ के रेजिस्टेंस की वैल्यू। यहां पर इसकी कुछ ना, इस वायर की लेंथ अगर एल है तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो एल अपॉन ए। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मुझे अगर पता हो, इसकी लेंथ मुझे पता है, द सेम वे इसकी भी क्या हो जाएगी, रो एल कितना हो गया, 100 माइनस एल डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ए। और इन दोनों के बीच में क्या आ गया, गैल्वेनोमीटर आ गया, और यहां से ये मेरे पास क्या हो गया, एक्सेल कनेक्ट हो गया ए और बी के बीच में ये। तो देखो ये पूरा मेरे पास इक्विवेलेंट डायग्राम हो गया किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज का। समझ में आएगा। फिर व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर अपन ने एक चीज देखी थी, सारी चीजें अपने को क्लियर है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर अपन ने एक चीज देखी थी कि भाई व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी इन बैलेंस कंडीशन। अपन कब बोलते हैं बैलेंस कंडीशन में, जब गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, जब गैल्वेनोमीटर क्या करता है, कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है। अब देखो, अब अपना अननोन रेजिस्टेंस कौन सा, एस है। अपना अननोन रेजिस्टेंस ये लिख लो एक बार, अपना अननोन रेजिस्टेंस कौन सा, एस है, ये लिख लिया। देख अब समझ रहे हैं इधर, अगर मेरा एस अननोन रेजिस्टेंस है तो कहीं ना कहीं मुझे इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, और इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, ये सब पता होनी चाहिए, तभी मैं अननोन रेजिस्टेंस एस को मालूम कर पाऊंगा। अब इनका आपस में रिश्ता कौन सा था, बैलेंस कंडीशन वाला। तो बैलेंस कंडीशन पर जब भी होगा व्हीटस्टोन ब्रिज, मतलब गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन क्या होगा, जीरो। तो यहां पर गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन क्या होगा, जीरो। तब मैं क्या लिख सकता हूं कि आमने सामने के रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट को इक्वल कर सकता हूं, या आर अपॉन एस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये कर सकते हो। एक व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर अपन ने पढ़ा हुआ है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस गैल्वेनोमीटर के अंदर जीरो डिफ्लेक्शन देखना होगा। अब गैल्वेनोमीटर के अंदर जीरो डिफ्लेक्शन देखने के लिए अपन क्या करते हैं, इस जोकी को, मैंने क्या बताया, मेक एंड ब्रेक कॉन्टेक्ट। तो जोकी को मैंने यहां पर टच किया, मैं कहीं भी टच करूंगा। अब हो सकता है मेरे पास, मैं किसी जगह मैंने टच किया तो हो सकता है इसका रेजिस्टेंस कुछ आया होगा, यहां पर जैसे टच करूंगा तो यहां पर एल आएगा, कुछ एल की वैल्यू आएगी, तो उसकी वजह से एक रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी। यहां पर 100 माइनस एल आएगा तो कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब यहां जैसे मैं टच कर रहा हूं, अगर डिफ्लेक्शन जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस नहीं हुआ है, ठीक है। और मैं इन दोनों के रेशियो दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस करना चाहता हूं, तो जीरो डिफ्लेक्शन मुझे सर्च करना होगा। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, तो मैं जोकी को जहां कहीं भी टच करूंगा, अगर डिफ्लेक्शन जीरो आ जाता है तो ए से लेके जे वाली लेंथ को अपन क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग लेंथ। ए से लेके जे वाली लेंथ को क्या बोलते हैं अपन, बैलेंसिंग लेंथ। तो मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं कि व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज जीरो
तो जो ये वाला पॉइंट अपना क्या हायर पोटेंशियल पर है और ये वाला पॉइंट अपना क्या है लोअर पोटेंशियल पर है। समझ में आ रहा है? सेल का नेगेटिव यहाँ कनेक्टेड है। तो हायर पोटेंशियल से जो भी लेंथ होती है वो हमेशा कैलकुलेट, वो अपने को काउंट करनी है। तो व्हेन जी शोज जीरो डिफ्लेक्शन, तो जो लेंथ होगी ए जे, लेंथ ए जे, इसको अपन क्या बोलेंगे? लेंथ ए जे जो है उसको क्या बोलेंगे अपन? बैलेंसिंग लेंथ। इसको अपन क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग लेंथ। ठीक है। और इस पॉइंट पर जो भी लेंथ शो हो रही होगी, सपोज ये 0 सेंटीमीटर है, तो यहां पर सपोज मेरे पास 20 सेंटीमीटर शो हो रहा है, तो उस 20 सेंटीमीटर को मैं क्या बोलूंगा? नल पॉइंट, बैलेंसिंग लेंथ, या फिर अपन क्या बोल देते हैं? नल पॉइंट। या अपन क्या बोल देते हैं? नल पॉइंट। नल पॉइंट क्यों बोल दिया? क्योंकि डिफ्लेक्शन जब 0 आ रहा है तब इस लेंथ को आप मेजर कर रहे हो, और जब 0 आ गया, इस लेंथ को आपने मेजर कर लिया, तो इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख सकते हो, इसके इक्विवेलेंट भी रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, तो इसका रेशियो और इसका रेशियो में इक्वल कर सकता हूं। ठीक है। तो देखो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? तो एट बैलेंसिंग, तो एट नल पॉइंट, एट नल पॉइंट क्या लिख सकते हैं अपन? समझ में आ रहा है? जो कि को आपने यहां पर टच किया है, तो आपको बस यहां पर टच करके देखना होता है। जो कि यहां टच किया, फिर यहां टच किया, फिर यहां टच किया, यहां टच किया, इस तरीके से। अब एक लैब के अंदर आपको अक्सर कहा जाता है कि आपको इसके ऊपर स्लाइड नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर अपने को स्लाइड नहीं करना चाहिए। स्लाइड इसलिए करने के लिए इसलिए मना करते हैं क्योंकि जैसे आप स्लाइड करोगे तो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, उसके ऊपर वायर को घिसोगे आप, तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर नॉन यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, क्योंकि कहीं पतला हो जाएगा, कहीं मोटा हो जाएगा। जबकि मैंने क्या बोला? वायर की प्रॉपर्टी अपन ने क्या बोली? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए। तो इसलिए जब भी आपको नल पॉइंट आइडेंटिफाई करना होता है, क्योंकि जहां कहीं भी टच करोगे, टच करते ही आपका डिफ्लेक्शन 0 आ जाए कोई जरूरी नहीं है। तो आपको 0 डिफ्लेक्शन आइडेंटिफाई करना है तो टच कर करके देखना होगा। अगर मैं यहां टच कर रहा हूं, सपोज लेफ्ट में डिफ्लेक्शन आ रहा है किलोमीटर के अंदर, तो आप क्या करोगे? फिर थोड़ा उसको उधर खिसकाओ तो डिफ्लेक्शन थोड़ा 0 की तरफ जाएगा, थोड़ा और खिसकाओ और 0 की तरफ जाएगा, थोड़ा और खिसकाओ 0 पे आ जाएगा। अब मैं राइट में लेके जाऊंगा, है ना? ऐसे ही होता है इसमें। जैसे आप इस नल पॉइंट को इधर लेके जाते हो तो डिफ्लेक्शन भी ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है। गैलोमीटर पढ़ा था ना अपन ने, इधर मैक्सिमम होता है, उधर मैक्सिमम होता है। तो किसी भी गैलोमीटर के सेटअप को आइडेंटिफाई करना है कि वो सही है गलत, सबसे पहला काम ही ये करो। ए पॉइंट पे टच करो, डिफ्लेक्शन का आएगा एक्सट्रीम लेफ्ट में। फिर बी पॉइंट पे टच करो, डिफ्लेक्शन का आएगा एक्सट्रीम राइट में, एक्सट्रीम लेफ्ट में और एक्सट्रीम राइट में आएगा। इस अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आ रहा है, इसका मतलब ये चीज शो हो रही है कि नल पॉइंट कहीं ना कहीं आपका बीच में कहीं ना कहीं मिलेगा मुझे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये आप कभी भी नल पॉइंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। जैसे समझो, अगर मैं यहां पर टच करता हूं, लेफ्ट में डिफ्लेक्शन आया, यहां पर टच करता हूं तो भी लेफ्ट में डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो भी लेफ्ट में डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो उस समय क्या होगा? सर्किट में कहीं ना कहीं मेरे पास लूज कनेक्शन है, क्योंकि दोनों, अगर मैं यहां पर भी लेफ्ट में लेके आ रहा हूं, यहां पर भी टच कर रहा हूं जोकी को, तो भी लेफ्ट में आ रहा है, तो सोचो 0 को भी आएगा क्या? क्योंकि यहां से लेके यहां तक टच कर दिया आपने, यहां टच किया लेफ्ट में, यहां पर भी टच किया लेफ्ट में, तो डिफ्लेक्शन हमेशा लेफ्ट में आ रहा है, तो 0 पे कभी आ ही नहीं पाएगा। 0 पे आने के लिए लेफ्ट से राइट की तरफ मूवमेंट होना जरूरी है। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है। तो एक्सपेरिमेंट जब भी स्टार्ट करो, यहां पर टच करो, यहां पर टच करो, डिफ्लेक्शन आपका कहां आना चाहिए? एक अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए, एक लेफ्ट में या एक राइट में। ठीक है। तो देखो अब यहां पर क्या है? अब नल पॉइंट, जब नल पॉइंट होगा तो उस समय क्या कर सकता हूं? इसका रेशियो अपन इसका रेशियो, या बोलूं मैं इसका रेशियो अपन इसका रेशियो, R अपॉन रो L अपॉन A इक्वल्स टू S अपॉन रो 100 माइनस L अपॉन A। तो रो अपॉन A कैंसिल, मुझे अननोन रेजिस्टेंस S मालूम करना है, तो S कहां से आ जाएगा? तो S विल कम आउट टू बी व्हाट? 100 माइनस, है ना, S की वैल्यू 100 माइनस L अपॉन L एंड होल मल्टीप्लाइड बाय R। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो? S की वैल्यू मालूम कर सकते हो। समझ में आ गया आपको? ये मैंने इसको लिखो, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाता हूं मैं यहाँ पर आपको, तो आपको और चीज और क्लैरिटी आएगी आपको यहाँ पर, है ना। S की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, देखिए यहाँ से। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं यहाँ पर अपन, समझना। अब S की वैल्यू, अब यहाँ से सोचना, नोट लगा लो भले यहाँ पर आप। अब अपन जनरली अपन मीटर ब्रिज के सेंसिटिविटी की बात करते हैं। किसी भी मीटर ब्रिज को सेंसिटिव कब कहा जाता है, या सेंसिटिव कहने का मतलब क्या होता है? एक मीटर ब्रिज को सेंसिटिव आप तभी बोलोगे, देखो आप जब एक्सपेरिमेंट करते हो आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में इस रेजिस्टेंस को चेंज करना है ना। ये क्या है? स्टैंडर्ड आर में जो आपको पता होता है, कभी आप 10 ओम लगा सकते हो, कभी आप 5 ओम लगा सकते हो, ये आपके हाथ में। तो जब आप इसको चेंज करते हो, मैं इसको थोड़ा सा भी चेंज करूं, समझना, देखो इसको चेंज करो, गैलोमीटर का डिफ्लेक्शन चेंज होगा ना, L चेंज होगा, क्योंकि R चेंज करूंगा, है ना। यहां से L की वैल्यू निकालो तो L की वैल्यू R और S की टर्म में आएगी, तो R और S दोनों में से एक भी अगर मैं चेंज होगा तो L की वैल्यू चेंज होगी,
ये अपने को समझ में आता है। तो यहां से अगर आप देखोगे कि मैं क्या बोल रहा हूं, जब आर की वैल्यू को थोड़ा सा भी चेंज करते हो अगर आप, और गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आ जाए, तो इसका मतलब क्या बोलूंगा मैं, मीटर ब्रिज उतना ही ज्यादा सेंसिटिव। क्योंकि जरूरी नहीं है आर की हर वैल्यू पर, जैसे आर को मैं पहले 10 ओम था, अब मैं कर देता हूं 11 ओम, गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आ गया, मतलब सेंसिटिव है। मैं पहले 10 था, अब कर देता हूं मैं 10.1, फिर भी डिफ्लेक्शन आ रहा है, इसका मतलब अभी भी अच्छा सेंसिटिविटी अच्छी है इसकी। अब मैं कर देता हूं 10 को बढ़ा के 10.01, अब डिफ्लेक्शन के अंदर वेरिएशन अगर नहीं दिखा, इसका मतलब इसकी सेंसिटिविटी थोड़ी कम है। समझ में आ रहा है? जितना कम से कम वेरिएशन को अगर मैं वेरी करूं और गैल्वेनोमीटर के अंदर रिफ्लेक्शन आ जाए, इसका मतलब इस मीटर ब्रिज ने उस स्मॉल वेरिएशन को कहीं ना कहीं सेंस किया है, तो मीटर ब्रिज क्या हो जाएगा, उतना ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर एक पॉइंट अपन लिख सकते हैं, मीटर ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव if galvanometer shows deflection even for small variation in arms। जो आर्म्स है, अननोन आर्म और नॉन आर्म जो है, उनके रेजिस्टेंस में अगर मैं वेरी करूं, उससे भी डिफ्लेक्शन आ जाए तो क्या होगा, सेंसिटिव। एक चीज समझ में आ गई। दूसरा चीज देखें आप, अब यहां पर बैलेंसिंग लेंथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, आर की वैल्यू पे और एस की वैल्यू पे। ये चीज समझ में आ रहा है? बैलेंसिंग लेंथ जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ आर और एस। मतलब आर और एस को चेंज करूंगा तो बैलेंसिंग लेंथ चेंज होगी। फॉर्मूला से दिख रहा है मेरे को? अगर मैं यहां पर ईएमएफ, सेल का ईएमएफ चेंज करूं और मैं पूछूं कि बैलेंसिंग लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बैलेंसिंग लेंथ जो वो सिर्फ आर और एस की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है। मैं आपको बोलता हूं कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज कर दो, मैं आपको बोलता हूं कि भाई इसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज कर दो, फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आर और एस पे ही डिपेंड। जब तक इसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे तब तक कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है? तो इस वायर के साथ कितना ही क्यों ना खेल लो आप, इस वायर के अंदर कितना ही क्यों ना खेल लो, बैलेंसिंग लेंथ के ऊपर कभी भी फर्क नहीं आएगा, क्योंकि बैलेंसिंग लेंथ ओनली डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ आर एंड एस। समझ में आ रहा है? तो यहां पर इसमें एक पॉइंट आप लिख सकते हो कि जो नल डिफ्लेक्शन होता है डज नॉट डिपेंड अपॉन, है ना, तो नल डिफ्लेक्शन, तो जो नल डिफ्लेक्शन डज नॉट, अरे भाई मेरे, डज नॉट डिपेंड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया बोल दो, या मटेरियल भी चेंज कर दो अगर मैं, है ना। मटेरियल मतलब मटेरियल को कौन रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टिविटी, है ना। मटेरियल चेंज करने पर ही रेजिस्टिविटी चेंज होती है। तो डज नॉट डिपेंड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, मटेरियल एंड ईएमएफ ऑफ सेल, इन चीजों पे कभी भी डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है? क्रॉस सेक्शन एरिया एंड मटेरियल ऑफ वायर ए बी बोल रहा हूं मैं, है ना। क्रॉस सेक्शन एरिया, मटेरियल ऑफ वायर ए बी, इस ए बी वायर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है? ये किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ आर और एस पे डिपेंड करेगा। ये समझ में आ रही। तीसरा पॉइंट एक और देखो यहां पर, थर्ड पॉइंट और मैं क्या लिख सकता हूं, समझना। अब सोचना, ध्यान सोचेंगे आप। यहां पर देखो मेरे पास एस की वैल्यू क्या है, 100 माइनस एल, ये आ गया मेरे पास। अगर मैं आर को फिक्स कर देता हूं, समझना, आर को मैंने फिक्स कर दिया, या सोचो मैं यहां से आर को या सोचो एस इक्वल्स टू ये आ गया, समझना। अब समझना, अगर मैं आर को बढ़ा देता हूं, समझने की कोशिश करना, अगर मैं आर को बढ़ा देता हूं, कहाँ लिखूं यार, एक मिनट इसको मिटा देता हूं यार, थोड़ा समझने में मजा आएगा। देख, ये डायग्राम इसलिए रखना चाह रहा हूं ताकि थोड़ा फील आता रहे आपको, है ना, बाकी तो कब का उड़ा देता मैं इसको। देख समझो मैं क्या बोल रहा था, फॉर्मूला अपने पास क्या है, आर अपॉन क्या आया था, आर अपॉन एल, है ना, इक्वल्स टू एस अपॉन 100 माइनस एल। ये है ना फॉर्मूला, इन दोनों का रेशियो, रो अपॉन ए तो कैंसिल हो गए थे। अब समझना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं एल को इंक्रीज करूंगा, देख अगर मैं एल को इंक्रीज करता हूं, अगर एल इंक्रीज होगा, एल को इधर ले लूं, तो 100 माइनस एल की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओवरऑल एस तो कांस्टेंट है, तो आर की वैल्यू क्या होगी,
इंक्रीज होगी। एस कांस्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ एल अगर इंक्रीज हुआ तो कहीं ना कहीं 100 माइनस एल की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो इंक्रीज अपॉन डिक्रीज क्या होगा, फर्दर मोर इंक्रीज, मतलब ये वाला फैक्टर पूरा इंक्रीज हो जाएगा, मतलब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये समझ में आ रहा है? या इसका उल्टा भी सत्य है, अगर मैं आर को इंक्रीज करूं कहीं ना कहीं तो आर इंक्रीज किस वजह से हुआ होगा, आर इंक्रीज किस वजह से हुआ होगा, कहीं ना कहीं मेरे पास क्या है कि भाई मैं इस आर को, आर अपने हाथ में है ना, अगर मैं आर को इंक्रीज करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरे पास क्या हो जाएगा, एल भी इंक्रीज हो जाएगा, एल भी इंक्रीज हो जाएगा। समझ आ रहा है? एल भी इंक्रीज हो जाएगा। तो अब यहां पर देखो, तो सबसे बढ़िया चीज क्या होगी यहां पर कि जब भी आप आर की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो उसके जस्ट सामने वाली लेंथ एल भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये एल इंक्रीज होगा, इसका मतलब नल पॉइंट जो होगा वो राइट में शिफ्ट होगा या लेफ्ट में। इस एल को इंक्रीज होना मतलब जे पॉइंट को राइट में शिफ्ट होना होगा। समझ में आ रहा है? आर को इंक्रीज करने पर समझ में आया? तो यहां से कंक्लूजन क्या आ गया, थर्ड पॉइंट लिख ले भले यहां, थर्ड पॉइंट कि इफ आर इंक्रीजेज तो एल भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, और एल जब इंक्रीज होगा तो नल पॉइंट जो होगा, नल पॉइंट शिफ्ट्स टूवर्ड्स बी, बी जो है वो क्या है, लो पोटेंशियल पर है। एक चीज समझ में आती है। एक और चीज देखो, अगर मैं एल को, अब समझना, अगर मैं एस को भी तो चेंज कर सकता हूं। अननोन रेजिस्टेंस एक तो कम ओम का हो और एक ज्यादा ओम वाला हो, एक कम ओम वाला हो ज्यादा ओम वाला हो। अगर मैं एस को इस तरीके से सेम, भाई जो यहां पर एप्लीकेबल है वो यहां पर भी एप्लीकेबल है, जो यहां पर एप्लीकेबल है वो यहां पर भी एप्लीकेबल है। देखिए एस का फॉर्मूला मैं देखूं, एस क्या आ गया, एस को देखो, एस का फॉर्मूला बनेगा 100 माइनस एल अपॉन एल मल्टीप्लाइड बाय आर, ये बना। अब देखिए यहां से अगर मैं एल को इंक्रीज करूंगा, समझना एल इंक्रीज हुआ तो 100 माइनस एल की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हुई। समझो, एल इंक्रीज हुआ तो 100 माइनस एल की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हुई। मतलब ओवरऑल ये वाला फैक्टर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। ओवरऑल ये वाला फैक्टर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। मतलब एस की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसका मतलब क्या हो गया, देखो इन दोनों का रिलेशन देखो, मतलब एस के सामने वाली लेंथ को भी अगर मैं डिक्रीज कर दूं तो एस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। या एस को डिक्रीज करने पर सामने वाली लेंथ भी क्या होगी, हमेशा डिक्रीज होगी। मतलब सामने वाली लेंथ हमेशा क्या होती है, इंक्रीज करो, एस इंक्रीज तो ये भी इंक्रीज, आर इंक्रीज तो ये भी इंक्रीज। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां से मैं क्या बोल रहा हूं कि इफ अगर मैं, और यहां से भी देख सकते हो, अगर मैं लेंथ को इंक्रीज करूं तो एस डिक्रीज हो रहा है। और वैसे भी क्लियर है अपने को, एस इंक्रीज करने पर अगर 100 माइनस एल अगर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब एल कहीं ना कहीं कम हो रहा होगा, तभी तो 100 माइनस एल की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो क्या कहने का क्या मतलब हो गया कि इफ 100 माइनस एल की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा, या मैं अगर बोलूं कि एस की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है, जैसे आर के साथ रिलेशन निकला था, अगर एस की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो 100 माइनस एल की वैल्यू कहीं ना कहीं क्या होगी, वो भी इंक्रीज होगी। या मैं बोल सकता हूं क्या, 100 माइनस एल इंक्रीज कब होगा, 100 तो कांस्टेंट है, एल को डिक्रीज होना होगा तभी तो फैक्टर इंक्रीज होगा, तो एल का डिक्रीज होना एक ही बात है। समझ में आ गया ये? तो इस केस में नल पॉइंट कहां शिफ्ट होगा, तो एस को इंक्रीज करने पर नल पॉइंट कहां शिफ्ट होगा, एस को इंक्रीज करने पर 100 माइनस एल की वैल्यू इंक्रीज होगी। 100 माइनस एल की वैल्यू इंक्रीज कब होगी, जब ये जे पॉइंट कहां आएगा, लेफ्ट में शिफ्ट होगा। जे पॉइंट कहां होगा, लेफ्ट में शिफ्ट होगा। तो एस इंक्रीज करने पर जो नल पॉइंट होगा, नल पॉइंट शिफ्ट्स लेफ्ट, है ना, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। नल पॉइंट जो होता है वो इसके क्रॉस सेक्शन एरिया, इसकी मटेरियल की प्रॉपर्टी, इन बातों पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन आर और एस की वैल्यू पे हमेशा डिपेंड करेगा। हाँ, आर और एस की वैल्यू चेंज करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अभी उस पर जैसे आर को कैसे चेंज कर सकता हूँ, अब क्वेश्चन में एग्जाम में क्या आता है भाई, आर को कैसे चेंज कर सकता हूँ, टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ा दो। मैं आपको बोलूँ तो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूँ तो बताओ नल पॉइंट पे क्या इफेक्ट आएगा। अगर इसके आर के टेम्परेचर को बढ़ा दूँ तो क्या होगा, आर के टेम्परेचर को अगर मैं बढ़ा दूँ, सोचो सिर्फ इसी का टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ मैं, तो इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो एल इंक्रीज होगा, एल इंक्रीज होगा तो नल पॉइंट राइट में शिफ्ट होगा। ये लो आ गया क्वेश्चन। मैं इसके टेम्परेचर को डिक्रीज कर दूं तो आर कम होगा, तो एल कम होगा, मतलब नल पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। मैं आपको बोलता हूँ एस का टेम्परेचर बढ़ा दो, एस का टेम्परेचर बढ़ा दो तो एस का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेकिन ये रेजिस्टेंस, टेम्परेचर के साथ में रेजिस्टेंस बढ़ने की भी कंडीशन है, अल्फा पॉजिटिव होना चाहिए, अगर याद आ रहा हो, है ना। ऐसा मटेरियल लो जिसका अल्फा पॉजिटिव है और फिर टेम्परेचर को बढ़ाओ तो टेम्परेचर के साथ में रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अगर यही अगर मैं बोल दूं अल्फा नेगेटिव है तो उल्टा हो जाएगा। अगर इसका अल्फा नेगेटिव है और मैं बोलता हूं कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर नल पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो अल्फा अगर इसका नेगेटिव है ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी,
इस आर की वैल्यू कम होगी तो बैलेंसिंग लेंथ भी क्या होगी, कम होगी, मतलब जे पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। इसका अल्फा नेगेटिव और टेम्परेचर बढ़ाओ, इसका अल्फा नेगेटिव और टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ाने पर एस डाउन होगा, एस डाउन होगा तो सामने वाली लेंथ भी कम होगी, कम होगी मतलब जे को इधर आना होगा, मतलब बैलेंसिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अरे कुछ समझ में आ रही है, सारी बातें समझ में आ रही है। तो रिश्ता क्या कहलाता है, आर और एस वेरी करने पर ही बैलेंसिंग लेंथ वेरी होती है। कुल मिलाकर इस मटेरियल की कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज करोगे तो नल पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जल्दी लिखो इसको, इसको मिटाता हूँ, फिर देख क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको। जल्दी लिखो रे, जल्दी लिखो मेरे लाल। चल प्रश्न करें। चल भाई पूरे सब हटा देता हूँ मैं, ठीक है। सब दुकानदारी बहुत हो गई। अभी डायग्राम बार बार नहीं बनाएंगे यार, बार बार गया कि वरना टाइम तो वेस्ट हो जाएगा। लेक्चर को जल्दी से शॉर्ट में निपटाते हैं। चल ठीक है, ये क्वेश्चन है अपना। प्रश्न देखें यहाँ पर, प्रश्न क्या है, सपोज ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है और इसके पैरेलल में 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये एस है और इसके पैरेलल में 2 ओम का रेजिस्टेंस है। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड, देखो क्वेश्चन क्या करना है, देखो फाइंड एस, क्या करना, फाइंड एस, एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, सच दैट null point is at 20 सेंटीमीटर। नल पॉइंट कहाँ है, 20 सेंटीमीटर पर है। नल पॉइंट कहाँ है, 20 सेंटीमीटर पर है। एक काम करो, इसको हटाओ यार, 2 रहने दो, खाली ऐसे ही रखो। चल ठीक है, और अभी धीरे धीरे बढ़ते हैं अपन आगे, धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते हैं। देख क्या होगा, दिस अपॉन दिस, तो 6 और 3 पैरेलल में है, मतलब 6 इंटू 3, 6 और 3 का 2 होता है वैसे, अगर मैंने आपको याद करवाया था, डिवाइडेड बाय लेंथ L। ये L कितना है, बैलेंसिंग पॉइंट कितना है, 20 पर है, अपॉन 20 इक्वल्स टू दिस, मतलब S एंड डिवाइडेड बाय दिस लेंथ 100 माइनस L, 100 माइनस 20, तो कितना हो गया, देखो मेरे पास ये हो गया 2/20 इक्वल्स टू S अपॉन 80, 24 जा 80, तो S की वैल्यू कितनी आ गई, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 8 है। जितनी सिंपल क्वेश्चन, जो सिंपलेस्ट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड। अब क्वेश्चन पूछने का तरीका ऐसे भी हो जाएगा, तो डायग्राम बना के पूछेगा, या लैंग्वेज फॉर्म में अगर पूछे तो कैसे बोलेगा कि भाई अ मीटर ब्रिज हैज बीन गिवन एंड इन इट्स 2 गैप्स वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, देयर इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज फिटेड इन वन गैप एंड इन अनदर गैप देयर इज वन अननोन रेजिस्टेंस। इफ बैलेंसिंग लेंथ इज 20 सेंटीमीटर देन फाइंड आउट दैट वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। तो वो गैप की बात हो जाती है, तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, गैप 1 गैप 2 बोल दिया अपन ने, जो भी, तो ये गैप्स होते हैं। ऑलराइट, ये हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं अपने पास, लिख लिया, इसको लिख लिया होगा शायद, देखो बंगाल, हाँ देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये सपोज मेरे पास ये मेरे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई वही R और ये S है। मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये वाली लेंथ जो है वो कितनी x है, क्वेश्चन में दी हुई है, इसका कुछ बात नहीं किया हुआ, ये लेंथ मेरे पास कितनी x है, ये नल पॉइंट है। क्या है क्वेश्चन, क्या है कि इफ x इज नल पॉइंट, x अगर नल पॉइंट है, एंड इफ रेडियस ऑफ वायर AB, radius of wire AB is half, तो what is effect on x, x के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, अगर वायर AB का रेडियस अगर मैं हाफ कर दूं तो इफेक्ट क्या आएगा। तो मैंने आपको सिंपल क्वेश्चन बताया था, ये x क्या है, नल पॉइंट है, मतलब बैलेंसिंग लेंथ है, और बैलेंसिंग पॉइंट जो होता है
सोचो थोड़ा, क्या बोला था मैंने कि इस वायर की कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप चेंज करोगे तो बैलेंसिंग लेंथ के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। आप आर और एस के ऊपर कोई भी चेंज नहीं, आर और एस को चेंज नहीं कर रहे हो। इसका मतलब क्या आ गया? तो आंसर सिंपल क्या आ जाएगा? नो इफेक्ट। क्या आ जाएगा? नो इफेक्ट। ये हो गया खत्म क्वेश्चन। समझ आ रहा है? देख लिया? देख अगला क्वेश्चन देखो, और अगला क्वेश्चन देखो और क्या है। देख अगला प्रश्न और क्या दिया हुआ है। देख ऐसे ही कुछ है कि क्वेश्चन में क्या दे दिया कि इफ व्हाट विल बी द, ऐसे कर लो, व्हाट विल बी द इफेक्ट on null point x if x after some time ये की है, if key k is closed। इसमें 3 केस है। फर्स्ट, R जो है R का अल्फा पॉजिटिव हो। सेकंड, R का अल्फा नेगेटिव हो। थर्ड, R का अल्फा 0 हो। फोर्थ, चल ये देख लो, सेम इसके लिए भी आ सकता है। अभी वैसे मैंने आपको बता दिया था ये क्वेश्चन, बस को क्वेश्चन की फॉर्म में अपने दे दिया है। क्वेश्चन देखो क्या है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन नल पॉइंट x, ये नल पॉइंट x है, आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद में, इफ की k इज क्लोज्ड, की को जैसे क्लोज किया तो कुछ टाइम के बाद में नल पॉइंट पे क्या इफेक्ट आएगा वो मुझे देखना है। तो देखो अब नल पॉइंट के ऊपर क्या है समझना। इसने क्या बोला, अगर r का अल्फा अगर पॉजिटिव हो, देखो समझना, इसमें एज्यूम S टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। एज्यूम S टू बी, S के ऊपर टेम्परेचर को इफेक्ट नहीं हो रहा है। अब देखो यहां पर सिंपल सा बात है, जैसे की को क्लोज करोगे, की क्लोज्ड, टाइम कुछ पास हुआ, कुछ टाइम पास हुआ तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, किसका, टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस R इंक्रीज होगा। और जैसे टेम्परेचर R अगर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ये चीज क्लियर है। अब फर्स्ट केस देखते हैं। टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर, टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर R अगर अल्फा अगर पॉजिटिव है तो R की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। R की वैल्यू इंक्रीज होगी तो X की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। X की वैल्यू इंक्रीज होगी, इसका मतलब क्या हो गया, जो नल पॉइंट है शिफ्ट्स, ये x की वैल्यू इंक्रीज हुई, इसका मतलब j पॉइंट कहां होगा, राइट साइड में, शिफ्ट्स राइट। समझ आया? सेकंड केस मेरे पास क्या है, अगर टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो ही रहा है, कुछ टाइम के बाद में टेम्परेचर इंक्रीज हो गई होगा, लेकिन सेकंड केस में क्या है, अल्फा नेगेटिव है। अल्फा नेगेटिव होने का मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस का कम होना, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस डाउन होगा। रेजिस्टेंस डाउन होगा तो इसके सामने वाली लेंथ भी क्या होगी, डाउन होगी, सामने लेंथ भी डाउन होगी। इसका मतलब नल पॉइंट अगर ये डाउन होगा, इसका मतलब जे पॉइंट शिफ्ट्स लेफ्ट। और अगर मेरे पास क्या होगा, तीसरा, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, अल्फा 0 है, अल्फा 0 है मतलब टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब आर क्या रहेगा, कांस्टेंट। आर कांस्टेंट है तो अल्फा भी क्या रहेगा, एक्स भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। और एक्स कांस्टेंट है, इसका मतलब नल पॉइंट सेम रहने वाला है, कहीं भी शिफ्ट नहीं होगा, कहीं भी शिफ्ट नहीं होगा। समझ में आया? जल्दी सीखो। देखो अगला क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं आपको, बढ़िया सा शानदार सा प्रश्न करते हैं अपन एक और। हे भगवान, हाँ देख एक और क्वेश्चन देख।
देख क्वेश्चन अपने पास क्या है, क्या लूँ, 5, एक काम करूँ, ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना, डेटा इधर उधर हो जाए पता नहीं, पर इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के अंदर। सपोज ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है और इसकी वैल्यू R है, इसकी वैल्यू R है, ठीक है। ये X क्या है, बैलेंस, कुछ भी छोड़ो, हाँ ठीक है, X बैलेंस पॉइंट है, ऑलराइट। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये प्रेजेंट, ये t इक्वल्स टू 0, ये प्रेजेंट कंडीशन है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इफ R is shunted, शंट करने का मतलब पैरेलल में लगाया अपन ने, shunted with same resistance। देख shunted with same resistance, इसका मतलब मैंने जब भी पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाते हो तो उन दोनों पॉइंट के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और सेम रेजिस्टेंस लगाओगे तो R क्या हो जाएगा, R/2। मतलब इस रेजिस्टेंस ये मतलब कम हुआ, इसका मतलब ये वाली लेंथ कम हुई, ये वाली लेंथ कम हुई, ये वाली लेंथ कम हुई, मतलब J पॉइंट कहाँ होगा, राइट में शिफ्ट होगा, ये अपने को फील आ रहा है। तो इसने क्या बोला कि इफ R इज शंटेड विद सेम रेजिस्टेंस देन null point is shifted by 0.6x, is shifted by 0.6x, ठीक है। तो आपको मालूम करना है फाइंड R की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्या बोला कि इफ R इज शंटेड बाय अनदर रेजिस्टेंस R, ठीक है, देन नल पॉइंट इज शिफ्टेड बाय, है ना, ये कम होगा, R कम हुआ, ये कम हुआ, मतलब नल पॉइंट राइट में शिफ्ट होगा, और कितने से शिफ्ट हो रहा है, शिफ्टेड बाय 0.6x। बाय 0.6x का मतलब क्या है, अभी नल पॉइंट x है, बाय 0.6x का मतलब क्या हुआ, और 0.6 आगे शिफ्ट हो गया, तो 1.6x हो जाएगा। अरे भाई क्लियर, ठीक है। तो देख यहां से इस कंडीशन में अगर मैं रूल लगाऊं, क्या बोलेगा, 5/x इक्वल्स टू R अपॉन 100 माइनस एक इक्वेशन ये हो गई, ठीक है। उसके बाद दूसरी इक्वेशन आफ्टर शंटिंग, भाई एक चीज ध्यान रखो, मेरे पास कितने, 2 अननोन है ना, एक तो R अननोन हो गया और X अननोन हो गया, 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन चाहिए। इस तरह इक्वेशन में हमेशा 2 इक्वेशन बनती है, एक तो प्रेजेंट कंडीशन से और एक फ्यूचर कंडीशन से। तो अगर शंटिंग के बाद में कितना हो जाएगा, 5 को तो छेड़ा नहीं है मैंने, X इसने छेड़ दिया है कि 0.6x से शिफ्ट हो गया, मतलब x कितना हो गया, x प्लस 0.6x हो गया है, और r कितना हो गया है, R/2 हो गया है, एंड डिवाइडेड बाय 100 माइनस दिस, ये कितना 1.6x है, तो इसको लिख दूंगा मैं 1.6x। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। भाई बहुत टफ इक्वेशन है, हाँ नीले गगन के तले, दोनों को सॉल्व कर लो भाई यार, अब करो, कोई ऑप्शन नहीं, क्या करूं, कुछ कर सकते हो क्या, कुछ चेंज करें भाई, बनाओ यार, कुछ ऑप्शन लग नहीं रहा है। 500, 2 इक्वेशन बनाओ, 500 माइनस 5x दिख रहा है, 500 माइनस 5x इक्वल्स टू RX, ये इक्वेशन नंबर 3। और इधर से भी मल्टीप्लाई कर लो आप, अगर हो सके तो R/2 को मैं नीचे ले रहा हूँ, ठीक है, R/2 को नीचे ले रहा हूँ, 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10 और मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस 1.6x इक्वल्स टू RX प्लस 0.6 RX। बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस। देख यहाँ से मैं RX कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 1.6 कॉमन क्या ले लिया, दोनों जोड़ रहे हैं मतलब कुल मिलाकर, ये इक्वेशन नंबर 4, और इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 1000 माइनस 16x। देख 3 डिवाइड बाई 4 कर दूँ तो देख R गायब हो गया, 3 डिवाइड बाई 4, तो 3 डिवाइड बाई 4 RX कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 500 माइनस, तुम कैलकुलेशन कर सकते हो है ना, बहुत
समझदार बुद्धिजीव लोग हो, 1000 माइनस 16x इक्वल्स टू 1/1.6। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई करो। भाई मेरे कहाँ निकल गया तू, आवाज़ तो आ रही है, माइक तो नहीं निकल गया, सही है भाई, पाँव में आ गया था यार वायर। बस मल्टीप्लाई कर लो, बहुत टफ है भाई यार। 0 से उड़ा दो 10, उड़ा दो क्या, 2 से काट दिया 5, 2 से काट दिया 8, देखो उधर मल्टीप्लाई कर, और बाप रे 8 पंजे 40, तो ये हो जाएगा 4000 माइनस 8 पंजे 40 x इक्वल्स टू 5 से कितना आ गया 5000 माइनस 16 पंजे 80x, बहुत ही ज़बरदस्त, 80 उधर ले गया तो 40x बराबर 1000, तो 0 0, तो x की वैल्यू कितनी होगी भाई साहब 25 सेंटीमीटर। x आया है, तो मुझे क्या चाहिए, r चाहिए ना, तो पहली इक्वेशन से r निकाल लो, तो कितना हो गया, तो 5/25 इक्वल्स टू r बटा 100 माइनस 25, तो कितना हो गया 5 पंजे 25, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, ये 75 हो जाएगा, तो 5 से काटोगे 15 आ जाएगा, 15 पंजे 75, तो ये कितना हो गया 15 ओम। अरे समझ में आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, सिंपल कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं है। देखो सेम क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं, समझना, मतलब या तो इसको छेड़ते हैं या इसको छेड़ते हैं, सेम क्वेश्चन ऐसे एक और पूछ सकते हैं, एक और क्वेश्चन आप बना सकते हो भाई, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं बोल देता 5 को इधर रख लेता, या ऐसे ही रहने दो, मैं बोलता आपको कि 5 के पैरेलल में अगर एक और 5 ओम लगा देते तो बैलेंस पॉइंट मेरे को बताओ कहां शिफ्ट होता, रेजिस्टेंस कम होता तो इधर शिफ्ट होता, तो बैलेंस पॉइंट इज शिफ्टेड टू 0.8x। क्वेश्चन लिख लेना भले ही है, मतलब कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो यार, बहुत सारे क्वेश्चन करा सकता हूं मैं। क्या बोला कि 5 के पैरेलल में अगर एक और 5 ओम लगा दूं तो बैलेंस पॉइंट जो है वो कहां हो जाता, x मतलब कम हो जाता, तो मैं बोल रहा हूं बैलेंस पॉइंट इज शिफ्टेड टू 0.8x, मतलब x की जगह कितना हो गया 0.8x हो गया, मतलब ये शिफ्टेड बाय, ये ध्यान रखना, शिफ्टेड बाय मतलब फर्दर शिफ्ट हुआ, शिफ्टेड टू मतलब उसी वैल्यू पे जाके शिफ्ट हो गया, तो 0.8x पे जाके शिफ्ट हो गया। तो बताओ r की वैल्यू क्या होगी, तो पहली कंडीशन तो ये है ही है। दूसरी कंडीशन में क्या लिखते हैं अपन, 5 और 5 का पैरेलल 2.5 डिवाइडेड बाय 0.8x इक्वल्स टू r डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0.8x। बस 2 इक्वेशन आती, फिर सॉल्व कर लो, एक और क्वेश्चन बन गए। एक और क्या बना सकते हो, इसके सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दो, पैरेलल में लगाया ना, मैं बोलता कि भाई इसके सीरीज में 5 ओम के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देता, तो बताओ बैलेंसिंग पॉइंट कहां शिफ्ट होता, राइट में, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, मैं बोल रहा हूं 5 की सीरीज में एक और 5 ओम लगा देता, तो बैलेंस पॉइंट शिफ्टेड टू 2x, तो 5 और पहली कंडीशन तो ये हो जाती, दूसरी कंडीशन क्या होती, 5 और 5 सीरीज में होते, 10 डिवाइडेड बाय कहां शिफ्ट हुआ टू 2x, तो 10 डिवाइडेड बाय 2x इक्वल्स टू r डिवाइड बाय 100 माइनस 2x, ये दूसरी इक्वेशन होती। लो वापस सोल्व कर लो, यही सेम इधर भी हो सकता कि r के सीरीज में एक और r लगा दूं तो बैलेंस पॉइंट अब कहां शिफ्ट होगा, सोचो, इसके रेजिस्टेंस को मैंने बढ़ा दिया है ना, तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा मतलब बैलेंस पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट होगा, बैलेंस पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट होगा, तो r के सीरीज में r लगाया मतलब ये वैल्यू बढ़ा दी, मतलब ये वैल्यू बढ़ा दी, ये वैल्यू बढ़ा दी, मतलब ये वैल्यू कम कर दी, मतलब बैलेंस पॉइंट x की जगह मैंने बोला 0.5x हो जाता, तो बताओ r की वैल्यू क्या होगी वापस, तो पहली कंडीशन तो ये होगी, दूसरी कंडीशन क्या होती, 5 डिवाइडेड बाय x कितना हो गया 0.5x इक्वल्स टू r की जगह क्या हो जाता, r प्लस r, 2r डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0.5x, ये लो दूसरी इक्वेशन हो गई। ये देख एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हो गए अपने, चाहो तो सब चीजें करवा सकता हूं, पर थोड़ा फील, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट समझे आप कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, थोड़ा फील आना चाहिए आपको कि भाई इन दोनों को छेड़ने पर बैलेंसिंग लेंथ के साथ में किस तरह माउल सेट होता है। अरे क्लियर, चल जल्दी लिखो इसको, फिर लास्ट एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, फिर यहीं पर टाइट फिश करते हैं अपन, क्वेश्चन को निपटाते हैं। मतलब बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, अनेकों क्वेश्चन बना सकता हूँ, है ना, खड़े खड़े बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बट आपको छाती में घुसना चाहिए, है ना। बाकी क्वेश्चन कितनी प्रैक्टिस करोगे यार, बहुत सारे क्वेश्चन है, बट मेन जो आपका कॉन्सेप्ट है बस बैलेंस कंडीशन वाली कंडीशन आप पता लगा लो, फिर उसके बाद में बैलेंस पॉइंट कहाँ लेफ्ट जाएगा राइट जाएगा वो फील आपको आना चाहिए। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो और क्या है कि मैंने क्या ले लिया, देख ये वाला क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आया हुआ है 90, ये मैंने ले लिया है ना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है
R90 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आया हुआ है। ये R है, ये 90 ओम है, और ये कितना दे रखा है मेरे को, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहां पर ये लिखा होता है, इसका मतलब बैलेंसिंग लेंथ ही होती है। कभी ये जरूरी नहीं है कि आपको बोलेगा, अगर नहीं बोला तो भी मान के चलो वो बैलेंसिंग लेंथ है। आपको मालूम करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ R विद पॉसिबल एरर। भाई साहब एरर आ गया यहाँ पर, R की वैल्यू पॉसिबल एरर के साथ में निकालनी है। देख पॉसिबल एरर अपने अगर यूनिट्स एंड मेजरमेंट आपने अगर पढ़ा हो, आपको ध्यान हो कि एरर को लिखने का तरीका क्या था। अगर मैं R की वैल्यू निकालता हूँ यहाँ पर, ठीक है, उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर होगी। एरर आने का रीजन कहाँ से, एरर कहाँ से आती है, समझो। पहली बात तो एरर आएगी क्यों। देख R का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, R का फॉर्मूला है, मतलब क्या लिखोगे, R अपॉन L इक्वल्स टू S अपॉन 100 माइनस L, यही होगा। तो R का फॉर्मूला क्या आ गया मेरे पास, L अपॉन 100 माइनस L मल्टीप्लाइड बाय S, ये R का फॉर्मूला होगा। अब R में एरर किसकी वजह से हो सकती है, आप कहाँ पर एरर कर सकते हो। तो देखो S की वैल्यू तो कांस्टेंट है भाई, 90 ओम है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो S 90 रखोगे सीधा। अब एरर कहाँ हो सकती है, मेजरमेंट के दौरान। जब आप मेजर करो, आप जब मेजर कर रहे हो, ठीक है, मेजर करते करते भाई आपने यहाँ पर जब मेजर किया तो पता लगा आपने 40 की जगह कुछ और लिख दिया, 40 की जगह 41 लिख दिया, 42 लिख दिया। तो लेंथ के अंदर फॉल्स मेजरमेंट की वजह से, मतलब आपने कुछ और देख लिया। भाई ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन है 40 सेंटीमीटर है, लेकिन पॉसिबल एरर कहां से आ सकती है, पॉसिबल एरर कहां से, किसकी वजह से पॉसिबल है। हमेशा ध्यान रखो आप, जब भी मीटर ब्रिज के अंदर एरर वाला क्वेश्चन आए, आपका एरर जो होगा, एरर इज ऑलवेज ड्यू टू द बैलेंसिंग लेंथ, है ना। रॉन्ग मेजरमेंट या रॉन्ग ऑब्जर्वेशन हो जाते हैं तो वहां पर आपका एरर आता है। तो देखो यहाँ पर L, तो L के अंदर एरर मुझे लिखना हो, समझो। तो अगर आपको ध्यान हो, डेल्टा R बाय, यहां से मैं डेल्टा R बाय R लिखूं, क्या आएगा देखो, डेल्टा R बाय R इक्वल्स टू एक वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल और तीसरा वेरिएबल, है ना। ये रेशियो, इसको ऐसे मान लो आप, A B अपॉन C है, तो A B अपॉन C किसी एक्सप्रेशन के अंदर रिलेटिव एरर लिख रहा हूं मैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट जाके वीडियो देख लेना, उसके अंदर एरर वाला पार्ट देख लो, तो कि आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। तो देखो R के अंदर रिलेटिव एरर डेल्टा R बाय R, L के अंदर रिलेटिव एरर प्लस 100 माइनस L के अंदर रिलेटिव एरर प्लस S के अंदर रिलेटिव एरर, ठीक है, S के अंदर रिलेटिव एरर, तीनों का सम होगा। अब S तो कांस्टेंट है, S क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट के अंदर कोई एरर नहीं होती है, तो डेल्टा S की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो बचा क्या, तो यहां से आप लिखोगे डेल्टा R बाय R किसके बराबर आएगा, डेल्टा L अपॉन L प्लस डेल्टा 100 माइनस L अपॉन 100 माइनस L, ठीक है। अब देखो मुझे, अब अपना फाइनल, मुझे मालूम क्या करना है, आपको फाइंड वैल्यू ऑफ R विद पॉसिबल एरर, मतलब मुझे मालूम करना है क्या, मुझे मालूम करना है R प्लस माइनस डेल्टा R मालूम करना है। ऐसे लिखते थे ना अपन, विद पॉसिबल एरर प्लस माइनस डेल्टा R, मतलब इस एक्सप्रेशन से मुझे डेल्टा R निकालना है। R तो निकाल ही सकते हो, R क्या है, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कैसे आएगी, यहां से अगर ट्रू वैल्यू निकालो तो ट्रू वैल्यू कैसे आएगी, रेशियो से सिंपल। तो ट्रू वैल्यू कैसे आएगी, R अपॉन दिस इक्वल्स टू 90 अपॉन 100 माइनस 40, तो कितना आ गया देखो मेरे पास, ये R अपॉन 40 इक्वल्स टू 90 अपॉन 60, 32 जा 60, 33 जा 90, 2 से काट दिया 20, तो R की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी, 60 ओम। तो ये R तो आ गया, ट्रू वैल्यू तो आ गई R की, लेकिन अब एरर कितनी है वो मुझे निकाल, इस फॉर्मूला से निकालनी होगी। अब इस फॉर्मूला में L तो अपने को पता है, ये मेरे पास L है, 100 माइनस L भी पता है, डिनोमिनेटर तो पता है, बस न्यूमरेटर पता होनी चाहिए। अब यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर आपने, अगर आपको ध्यान हो भाई, कोई भी मेजरिंग डिवाइस है, अगर उसके अंदर जो पॉसिबल एरर अगर आपको लिखनी होती है, मुझे डेल्टा L लिखना होता है, ये क्या एब्सोल्यूट एरर है, तो लिस्ट काउंट को ही अपन एब्सोल्यूट एरर लिखा करते थे, अगर आपको ध्यान हो। मैंने पढ़ा है, ये सब चीजें पढ़ी, जाके आप देखें आप, कि अगर आपको किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर अगर उसका एब्सोल्यूट एरर नहीं दिया हुआ हो, है ना, और फिर भी आपको रिलेटिव एरर पूछा हुआ हो, तो उस मेजरिंग डिवाइस की आप क्या करो, उसका लिस्ट काउंट देखो, और वो लिस्ट काउंट क्या बन जाएगा,
वो लिस्ट काउंट ही क्या बन जाएगा, आपका एब्सोल्यूट एरर बन जाएगा। तो यहाँ पर मेजरिंग में मेरे पास क्या स्केल, अपन मेजर क्या कर रहे हैं, लेंथ ही तो मेजर कर रहे हैं। अब इस लेंथ को मेजर करूंगा, ये मेरे पास क्या सिंपल वही वाला स्केल है, अपना लीनियर स्केल होता है ये सिंपल। और इस लीनियर स्केल का लिस्ट काउंट कितना होता है, इस लीनियर स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है वो क्या होता है, डेल्टा, वही डेल्टा एल होगा। और वो किसके बराबर होता है, वो होता है 0.1 सेंटीमीटर। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू दैट यू कैन रीड ऑन दिस स्केल, कितना मिनिमम कितना रीड कर सकते हो, 0 इज नॉट द मिनिमम वैल्यू, है ना, जेब में पैसे नहीं, वो भी एक तरह का 0 ही है। तो इस स्केल के रेस्पेक्ट में, इस स्केल के रेफरेंस में अगर आप देखो तो मिनिमम जो रीडेबल वैल्यू है, रीडेबल रीडिंग जो है वो कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर। तो डेल्टा एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.1 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो डेल्टा आर अपॉन आर क्या आ गया 0.1, और एल कितना है 40 सेंटीमीटर। बस ये दोनों सेंटीमीटर में लिखना है, याद रखना, प्लस 100 माइनस एल। इसके अंदर भी एरर कितनी है, 100 माइनस एल। ये क्या है, ये भी लेंथ के अंदर एरर तो है, मतलब इतनी लेंथ के अंदर एरर कितनी होगी, तो इतनी, ये लेंथ कहां से मेजर कर रहे हो, इसी मीटर स्केल से मेजर कर रहे हो। तो इस मीटर स्केल का लिस्ट काउंट क्या है, 0.1 सेंटीमीटर। इस लेंथ को जब मेजर करोगे तो इसी स्केल को यूज करोगे, तो इस स्केल का लिस्ट काउंट कितना है 0.1। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0.1 अपॉन 100 माइनस 40। तो देखिए यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा, तो डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल्स टू 0.1 तो कॉमन ले लो आप, तो 1 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 60। तो देखिए कितना बन जाएगा मेरे पास, ये 0.1 ये हो जाएगा 40 60 अपॉन, और ऊपर हो जाएगा 40 इंटू 40 प्लस 60। सही लिखा क्या, तो देखिए कितना हो गया, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 2400 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, 0000, तो ये हो गया 1/240। और ये डेल्टा आर बाय आर है, मल्टीप्लाइड बाय आर हो गया, मुझे डेल्टा आर तो निकालना था, तो 1/240 इंटू आर की वैल्यू कितनी आई थी देख, निकाली ना अपन ने 60, तो 6 चौक 24, 1/4 मतलब कितना हो गया 0.25 ओम। तो आर की तो कितना आ गया, तो आर प्लस माइनस डेल्टा आर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 60 प्लस माइनस 0.25 ओम। अरे भाई क्लियर, सब सही तो लिख दिया मैंने यार, देख लेना यार, ठीक है। तो क्या हो गया 60 प्लस माइनस 0.25 ओम। ऑलराइट, तो ये मेरे पास क्या आ गया, विद पॉसिबल एरर के साथ में मेरे पास क्या आ गया, फाइनल मेरा सोल्यूशन आ गया। राइट, चलो जल्दी से लिख लो इसको आप। ऑलराइट देन, चलो दोस्तों आज का सेशन को यहीं ओवर करते हैं, ओवर करने का समय आ गया। अगर आपको लेक्चर वाकई बहुत पसंद आया तो जल्दी से इसको लाइक करके जाएं, और इस तरह के और वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके फिर वीडियोस देखें, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको बार बार मिलते चले जाएंगे अगर आपने बेल आइकन को क्लिक किया है। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू फॉर बीइंग इन द शो। कल वापस मिलता हूँ सेम टाइम, बाय, गुड नाइट।